हेलो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की सेकेंड क्लास में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको वेक्टर एंड स्केलर फील्ड के बारे में बताया था और आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, अदिश की प्रवणता। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अदिश की प्रवणता होती क्या है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड है क्या। तो किसी अदिश क्षेत्र में, किसी स्केलर फील्ड में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। इन अ स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ यानी कि इक्विस्केलर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दैट इज द डायरेक्शन इन विच रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो सम अदिश पृष्ठ के नॉर्मल है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी एन एन कैप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन कैप। तो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम क्या है, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर, और जो कि इस अदिश क्षेत्र की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिए। माना कि किसी अदिश क्षेत्र में दो नियत अदिश राशि, दो कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी के मान फाई और फाई प्लस डी फाई के लिए सम अदिश पृष्ठ इक्विस्केलर सरफेस कौन कौन सी आपकी S1 एंड S2 हैं। सपोज इन अ स्केलर फील्ड two surfaces S1 and S2 represent surfaces with constant scalar quantities phi and phi plus delta phi respectively. ओरिजिन पॉइंट O के सापेक्ष पृष्ठ S1 पर स्थित किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है। तो S1 में कोई पॉइंट P है और जिसका ओरिजिन के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। इसी तरीके से S2 सरफेस पर स्थित Q पॉइंट, आप देखिए Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O के रिलेटिव क्या है, R प्लस डेल्टा R है। S1 में जो पॉइंट P है उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर R, और Q जो S2 में पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R प्लस डेल्टा R। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P आपके पास कितना हो गया, PQ बराबर डेल्टा R। ध्यान से देखो फिगर को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, ये तीन ट्राइंगल आपके हैं तो आप इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो एक पोजीशन वेक्टर R है और दूसरा R प्लस डे R है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो R प्लस डेल्टा R, तो ये आपके पास क्या आ गया, R प्लस डेल्टा R माइनस R, और किसके बराबर हो गया, वो जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज़ PQ बराबर डेल्टा R। पहले फिगर से समझ लीजिए, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ PQ दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर क्या होगी, डेवा फाई बाई डेवा R। सरफेस S1 और S2 के मध्य मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, PR, वो बराबर हमने क्या ली, मिनिमम डिस्टेंस PR बराबर डेल्टा N, PR इज इक्वल टू डेल्टा N
किसके बीच में है? बिटवीन द सरफेसेस S1 एंड S2। किस डायरेक्शन में होगा? मिनिमम डिस्टेंस PR बराबर डेल्टा एन बिटवीन द सरफेसेस S1 में एंड S2। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ PR क्या हो गया? डेवा फाई बाई डेवा एन। PR की डायरेक्शन में डेवा फाई बाई डेवा एन। अब यदि डिस्टेंस डेल्टा आर बहुत छोटी है तो जो ट्राइंगल PQR है, ध्यान से देखो फिगर में, ये राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये आपका क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये डिस्टेंस डेल्टा आर बहुत स्मॉल है तो ये आपका क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, ध्यान से देखो, डेल्टा आर एंड डेल्टा एन। डेल्टा आर और डेल्टा एन के बीच में एंगल थीटा है। तो पी आर बराबर किसके हो गया? पी आर बटा पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि पी आर बराबर पी क्यू कॉस थीटा। पी आर आपके पास क्या थी? मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हमने डेल्टा एन बोला है, और पी क्यू क्या है आपके पास? डेल्टा आर। तो डेल्टा एन बराबर क्या आ गया? डेल्टा आर कॉस थीटा। आपने देख लिया S1 एंड S2 दो सरफेसेस हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ P, जिसमें P का पोजीशन वेक्टर R है, और दूसरी सरफेसेस Q में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R प्लस डेल्टा R है। अब आपके पास में ये क्या बन गया? मिनिमम डिस्टेंस हमने क्या ली है? PR। तो PR मिनिमम डिस्टेंस लेने के लिए हमने क्या किया है? Q से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लिया, तो ये PR इसकी मिनिमम डिस्टेंस आ गई, और ये किसके बराबर है? डेल्टा एन के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P कितना है? डेल्टा आर। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई है PR की डायरेक्शन में, वो कितनी हो गई? डेवा फाई बाई डेवा एन। राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया हमने। अगर डिस्टेंस डेल्टा आर बहुत स्मॉल है तो PR बराबर पी क्यू कॉस थीटा, यानी कि डेल्टा एन बराबर डेल्टा आर कॉस थीटा। ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, पी क्यू बराबर डेल्टा आर। पी क्यू दिशा में अदिश फलन फाई की परिवर्तन की दर डेवा फाई बाई डेवा आर। अगर हमने ये मान लिया कि डिस्टेंस डेल्टा आर बहुत स्मॉल है तो राइट एंगल ट्राइंगल PQR से PR बराबर पी क्यू कॉस थीटा। PR मिनिमम डिस्टेंस है, डेल्टा एन से हमने ले लिया, डेल्टा एन बराबर डेल्टा आर कॉस थीटा। तो इससे आप देखिए डेल्टा आर बराबर आपके पास क्या आ गया? डेल्टा एन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो पी क्यू डायरेक्शन में फाई के परिवर्तन की दर डेवा फाई बाई डेवा एन कॉस थीटा। अब ये परिवर्तन की दर मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो डेवा फाई बाई डेवा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेवा फाई बाई डेवा एन कॉस थीटा मैक्सिमम। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? डेवा फाई बाई डेवा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेवा फाई बाई डेवा एन। तो 1 लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन, डी फाई बाई डी आर क्या है? फाई आपका स्केलर फंक्शन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इज मैक्सिमम। ये कितना होगा? मैक्सिमम होगा। कहाँ पर? इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इक्विस्केलर सरफेसेस, यानी कि अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर सम अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में मैक्सिमम होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी अदिश क्षेत्र में अदिश
फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास किसके बराबर हो गया? ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन कैप और डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन कैप। वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या है? सम जो आपका स्केलर सरफेसेस है उसके परपेंडिकुलर। तो ये तो है आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप किस तरीके से लिखेंगे? स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक में, जो कि हमारे काम आएगा। तो अदिश प्रवणता तो हमने देख ली कि ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर डी फाई बाई डी एन एन कैप होता है। ग्रेडियंट फाई को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? आई कैप डेवा फाई बाई डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा फाई बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा फाई बाई डेवा जेड। जहाँ पर आपका आई कैप डेवा फाई बाई डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा फाई बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा फाई बाई डेवा जेड, ये क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक अवकलज संकारक है, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं? डेल, उल्टा ट्रायंगल। और डेल क्या हो गया? एक ऑपरेटर है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम क्या बोलेंगे? डेल फाई। और डेल फाई बराबर क्या हो गया? आई डेवा फाई बाई डेवा एक्स प्लस जे डेवा फाई बाई डेवा वाई प्लस के डेवा फाई बाई डेवा जेड। डेल जो ऑपरेटर है ये वेक्टर है, पर फाई आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई मिलके आपकी कौन सी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में वी पोटेंशियल फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है आपका? वी पोटेंशियल फंक्शन है, कोई विभव फलन है जिसको हमने वी से डिफाइन किया है, तो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? ग्रेडियंट ऑफ वी यानी कि डेल वी, वो क्या मेज़र करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करेगा। तो E बराबर आपके पास क्या हो गया? माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, यानी कि माइनस ऑफ डेल V। तो ये तो है कि स्केलर जो ग्रेडियंट है आपका वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ग्रेडियंट फाई इज़ नथिंग दैट इज़ डेल फाई। डेल एक ऑपरेटर है जिसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? आई कैप डेवा बाई डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा फाई बाई डेवा जेड। तो ये तो है आपका ग्रेडियंट। अब हम लेते हैं वेक्टर फ्लक्स। अब वेक्टर फ्लक्स के लिए आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। तो पहले आप ये फिगर देखिए और मैं आपको फ्लक्स के बारे में बताती हूँ। तो फ्लक्स को समझने के लिए हम रिवर में हम मान लेते हैं कि अगर हमें वेक्टर फ्लक्स समझना है तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रिवर के वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको देखते हैं। तो मान लिया कि रिवर में पानी v वेलोसिटी से गति कर रहा है और इसमें हमने क्षेत्रफल A का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लटका है। फिगर में देखिए, ये जो एरो की डायरेक्शन है ये वाटर फ्लो की डायरेक्शन है। रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है और रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? v वेलोसिटी से हो रहा है। और इसके अंदर एक फ्रेम लटका हुआ है जिसका एरिया कितना है? A है। तो इस फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा पानी का फ्लक्स कहलाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द फ्रेम पर सेकंड is known as the flux of water through the given area। तो फ्रेम से निर्गत पानी की दर मतलब ये है कि फ्लक्स पानी के जो फ्रेम से निर्गत पानी की दर है, यानी कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है?
पानी की वेलोसिटी, फ्रेम के एरिया और इसके अलावा पानी के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष फ्रेम के ओरिएंटेशन या इंक्लाइनेशन पर भी डिपेंड करता है। द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी v of the water and the area A of the frame as well as on the orientation or the inclination of the frame with respect to the direction of flow of water, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। अब आप देखिए ABC यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, फिगर को ध्यान से देखिए। यदि आपका जो फ्रेम है पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है, यदि फ्रेम जो है इज इन द प्लेन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह की दिशा के तल में है, जैसा कि आपका कौन से फिगर में है, पहला वाला फिगर ए। तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर फ्रेम के पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है तो पानी फ्रेम से होकर नहीं गुजर रहा है, क्योंकि आपका थीटा बराबर उसमें क्या है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री है, पर यूं आप देखिए तो वो ज़ीरो में डिफाइन हो रहा है, वो आप देखिए। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी बोली पे ध्यान दीजिए। थीटा और आर, जो ये आर इसका फ्लो और ये वाला एंगल तो जीरो बन रहा है इसका, परंतु वो क्या है आपके पास में थीटा बराबर किसके है 90 डिग्री पर है। तो फ्रेम से जो निर्गत पानी की दर है वो क्यू बराबर क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ क्या होगा, पानी का वेग v तथा फ्रेम के एरिया a के मध्य थीटा कोण है। यहाँ पानी के वेग v और फ्रेम के क्षेत्रफल सदिश a के मध्य कोण थीटा है। पर ये जो मैंने थीटा बराबर ज़ीरो लिखा है, ये वो एंगल नहीं है जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, वो एंगल तो आपका 90 डिग्री है, पर चूंकि फिगर से आपको लग रहा है जीरो, इसलिए मैंने ये इसके नीचे आपको ये थीटा 0 और 90 लिखा है। बेसिकली फिगर ए में ये थीटा 90 डिग्री है, पर आपको ये इसमें जीरो लग रहा है। जीरो इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका प्लेन जो है उसके पैरेलल है। ये जो फ्रेम है वो पानी की प्रवाह की दिशा के तल के में ही स्थित है, तो इसका मतलब जो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि वेलोसिटी और एरिया के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है ज़ीरो, तो Q बराबर कितना आ जाएगा ज़ीरो। यानी कि यहाँ पानी के वेग v तथा फ्रेम के क्षेत्रफल सदिश इनके बीच में जो है कोई भी पानी आपका इसमें वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपका एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी v ऑफ वाटर एंड द वेक्टर एरिया a ऑफ द फ्रेम कितना है 90 डिग्री। कब, जब फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है। ठीक है, सेकेंड फिगर पे देखिए, यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के लंबवत स्थित है, देखो ये लंबवत स्थित है, इसलिए मैंने थीटा यहाँ पर 90 डिग्री दिखाया, पर ये वो थीटा नहीं है। जो हम थीटा ले रहे हैं वो क्या है, हम थीटा कौन सा वाला ले रहे हैं, हम थीटा ले रहे हैं जो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड एरिया। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, उस कंडीशन में उनके बीच का एंगल होगा ज़ीरो। तो cos ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा वो मैक्सिमम होगा, Q बराबर VA होगा। तो जब फ्रेम और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तब आपका थीटा 90 डिग्री है, और जब फ्रेम और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब आपका थीटा 0 डिग्री है। यानी कि ए में
आपका पास क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और इसमें थीटा आपका 90 डिग्री होना चाहिए, पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी और ए के बीच में एंगल ले रहे हैं। तो इसमें आपका जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा और Q बराबर V होगा। और अगर फ्रेम मतलब किसी इंक्लाइनेशन पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर है, तो जो पानी बाहर निकल रहा है फ्रेम में से, उसकी जो दर है वो कॉस थीटा पर डिपेंड करेगी। तो फ्रेम में से गुजरने वाले पानी की दर क्या होगी, Q बराबर VA कॉस थीटा, यानी कि Q बराबर V डॉट A। तो वेक्टर फ्लक्स मैंने आपको ये पूरा बता दिया। तो ये आपके पास हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री में Q बराबर 0 होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री में Q बराबर मैक्सिमम होगा, और थीटा इंक्लाइनेशन के लिए Q बराबर VA कॉस थीटा होगा। तो आपके पास, तो ये आपके पास आ गया फ्लक्स। तो यदि सदिश क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो जो फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स होगा। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो चूंकि जो विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को डिफाइन करेगा, और बल रेखाओं की दिशा के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करेगी। अब अगर हम ये मान लें इस कंडीशन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ फोर्स, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स will represent the number of lines of force going out of the given surface. Thus, the number of line of force emerging out of a unit area normal to the direction of the line of force will represent the intensity of electric field. तो यदि जो सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उसमें मान लें कि किसी सदिश क्षेत्र S में वो सरफेस स्थित है, तो संपूर्ण पृष्ठ को अगर हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लें और उन अल्पांशों का क्षेत्रफल बहुत कम हो, तो जो हमारा निर्गत फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, लिमिट dA टेंड्स टू 0 समेशन डी फाई, लिमिट dA टेंड्स टू 0 समेशन A डॉट dA, यानी कि आपका जो फ्लक्स है दैट इज सरफेस इंटीग्रल A डॉट A। तो ये आपका होता है सरफेस इंटीग्रल। तो ये आपका हो गया फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। थैंक यू।